Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic of scope of external reporting. रिपोर्टिंग जैसे कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं और लेकिन ये टॉपिक उन टॉपिक से थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप ऑफ द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो स्कोप ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग को डिस्कस करने से पहले हम इसके वर्ड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग को ज़रा डिस्कस कर लें कि एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो रिपोर्टिंग ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, दिस इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मीन्स दिस इज फॉर द एक्सटर्नल पीपल, जनरल पब्लिक, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज। तो जनरल पब्लिक फॉर एग्जांपल अगर ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें पब्लिक जो है इज वेरी मच इंटरेस्टेड in the financial performance and position of the organization, which is reflected by the financial statements and the whole set of numbers and facts and figures, which is known as uh, financial statements or annual reports. तो एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स और उसके अलावा और बहुत कुछ होता है। लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर काफ़ी कुछ होता है, लेकिन क्या इसमें इज देयर एनी स्कोप फॉर वाइडनिंग इट, इज देयर एनी स्कोप ऑफ एडिंग समथिंग एल्स इन द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग और नॉट। तो इसको थोड़ा सा वसी करने के लिए जो है वो इस पे काम जारी है रिपोर्टिंग के हवाले से। तो क्या इसमें ऐड हो सकता है? पहले ही काफ़ी कुछ है, एज यू ऑल यू नो दैट देयर इज सो मच विच इज़ बीइंग पब्लिश्ड। तो इसमें पहला टॉपिक जो है जो कि इसमें हम देखेंगे वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। यानी वो जो स्कोप को वाइडनिंग करने की बात है तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर एक सेक्शन होना चाहिए मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये इसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट की डिस्कशन है, दिस इज द मैनेजमेंट्स डिस्कशन and analysis on the financial statements of an organization. So as you can see, the word this is management discussion and analysis is also known as operating and financial review. So it is a sort of review of the operating and financial activities of the organization which are related to the external reporting. तो ये मैंने आपके सामने जो है थोड़ा सा ओवरव्यू रखा इस टॉपिक का। तो अब हम आते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में ये एक फैक्ट, एज यू ऑल नो दैट एनुअल रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी very complex and comprehensive. How they are complex and comprehensive means that it contains a set of financial statements including statement of profit or loss and other comprehensive income. It contains statement of changes in equity. It contains the statement of financial position and statement of cash flows. And this is not the end, and it contains some explanatory notes as well. These are known as notes to the accounts. In the notes to the accounts, we know that policies of the organization are written, detailed calculations are being written, what methods have been adopted are written. So that's all. There are so many things which have been covered in your course financial reporting. You have seen that many things are shown on the face of the financial statements, and so many things are retained for being discussion in the notes to the accounts. So this fact has been established that the annual reports are complex and comprehensive, yes, but again, because there is the growth in the disclosure that has taken place in the recent years, there seems to be an increasing need for the different approaches to disclosure of information. और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और कॉम्प्रिहेंसिव भी हो चुका है। और उसकी रीज़न क्या है कि वो जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डिमांड करता है, उसकी वजह से और
एक्सप्लेनेशन जो रिक्वायर्ड होती है उसकी वजह से वो डिस्क्लोजर्स की जो है मिकदार बहुत बढ़ती चली जा रही है, उसमें बहुत ग्रोथ हो रही है रिसेंट ईयर्स में। तो और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो उसकी ज़रूरत है डिफरेंट अप्रोचेस की जो कि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो बढ़ रही है। तो यहाँ तक तो हमने ये फैक्ट तस्लीम कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ठीक है, तो अब इसी फैक्ट को लेते हुए अब हम चलते हैं कि व्हाट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड फ्रेमवर्क रिक्वायर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मकसद क्या होता है। तो इसको ज़रा देखते चलें तो हमें बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। इट सेज इट to provide information about the financial position, performance and changes in financial position of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions। यानी इन लफ्ज़ों से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी बैलेंस शीट होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी ऑन अ स्पेसिफिक date, and performance means the what is the situation of the performance, what is the revenue and expenses, net income. Actually this is statement of profit or loss and other comprehensive income. And what is the final point? The bottom line is that the entity requires all this information to be disclosed, which is useful to a wide range of users in making इकोनॉमिक डिसीजन। यानी कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ताकि वो कुछ अपने डिसीजंस कर सकें। डिसीजंस बहुत कोई इसमें कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, एक जो है वो मुस्तकबिल में जो है वो होने जा रहा इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स परचेज करना चाह रहा है, वो उसका इकोनॉमिक डिसीजन है। तो उसको ये वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स में जो है उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या शो कर रही हैं। तो ये बात भी हो गई। अब हम आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि एक इनएबिलिटी है, एक कह लें कि वो उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं कह सकते कि बाय देयर वेरी नेचर टेंड टू बी बैकवर्ड लुकिंग। आप सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 1, 2 या 3 कोर्सेज पहले पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द पास्ट इवेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स reflect the past events which have some financial implications. Not all events, the events that have some financial implication. This is historical information. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का लफ्ज़ आप सुन चुके होंगे बहुत मरतबा। तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है और ये बात तय हो गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है, डाटा जो है वो माजी का होता है। तो अब इन दोनों बातों को अगर आप जोड़ें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ से पेश किया गया ऑब्जेक्टिव जिसमें यूज़र्स को इकोनॉमिक डिसीजंस करने हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हकीकत क्या है कि वो बैकवर्ड लुकिंग होती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा तजाद पैदा हो गया कि टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूज़र्स में नीड इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है माजी में ठीक है जो भी उसने किया, उसकी इनकम स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, उसके नेट प्रॉफिट वो शो कर रही है, उसके एसेट्स उसके पास मौजूद हैं, उसकी करंट रेशो बहुत अच्छी है, उसकी लिक्विडिटी रेशोज़, उसकी एक्टिविटी रेशोज़ वगैरह वगैरह बहुत अच्छा है। लेकिन वो मुस्तकबिल में क्या करने जा रही है? अगर वो मुस्तकबिल में फ़र्ज़ करें कि अपने कुछ डिवीजन्स को ख़त्म करने जा रही है, तो माजी में जो कुछ भी उसके पास रहा, तो क्या ये इंफॉर्मेशन जो है यूज़र्स के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि क्या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो है वो कंपनी लेने जा रही है। डिसीजन मेकर्स को जो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस करने हैं उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एनुअल रिपोर्ट से मिलती है, लेकिन it is up to a limited extent. This may be provided to a limited extent by the historical information reported in the financial statements. वो कैसे? वो इस तरह
कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 साल से प्रॉफिट में जा रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत अच्छी जा रही हैं, तो ठीक है। ये माजी की एक इंफॉर्मेशन मुस्तकबिल के बारे में वाकई इशारा कर रही है, और ये हकीकत जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उस वक्त ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। उनके ट्रेंड्स देखे जाते हैं, उनके ट्रेंड एनालिसिस होता है, उनकी कि वो किस तरफ को उनका किसी खास चीज़ का ट्रेंड जा रहा है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ट्रेंड्स क्या हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रेंड्स क्या हैं, ओवर द ईयर्स क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल, अ बिजनेस दैट हैज़ ऑलवेज टर्न्ड इन अ स्टेडी प्रॉफिट मे परहैप्स बी रिलाइड अपॉन टू डू सो अगेन इन द फ्यूचर। यानी कि अगर माजी में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी रही है, तो उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी ऐसा ही अच्छा अर्न करेगी, लेकिन दर हकीकत ऐसा बाज़ औक़ात नहीं होता। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुँचे कि इन 2000 अक्टूबर 2005 कि वी शुड बी इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग। हमें इस रिपोर्टिंग के स्कोप को कुछ मज़ीद बढ़ाना है। In October 2005, the International Accounting Standard Board issued a discussion paper on management commentary. ये मैनेजमेंट कमेंट्री वही लफ्ज़ है जो कि मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में जो कि लफ्ज़ लिखा हुआ था, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस या ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू के नाम से। तो IASB ने एक डिस्कशन पेपर इशू किया ऑन मैनेजमेंट कमेंट्री के नाम से। So this is a term synonymous with operating and financial review in the UK, on management discussion and analysis in the commonly used in the US. तो उस पर फर्दर जो है उसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो इन 1993 द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB इन द UK issued a statement on a form of disclosure known as the operating and financial review। पुरानी बात है ये। तो उसके बाद फिर an OFR is intended to set out the director's analysis of the business as to provide both an historical and a prospective analysis of the business as seen by the senior management। यानी माजी को बुनियाद बनाते हुए मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर बेस करते हुए एक एनालिसिस जिसमें माजी के बारे में भी है और मुस्तकबिल के बारे में भी है, प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस भी पेश किया जाता है बिजनेस के, बिजनेस को हम अगले चंद आने वाले सालों में इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म हम इस बिज़नेस को कहाँ पे देख रहे हैं, क्या ये तरक्कियों की जो है वो मनाजिल तय कर रहा है या ये किसी और तरफ जा रहा है। So the inclusion of such a review as part of the entity's annual reports was not mandatory because in the starting जब भी कोई चीज़ ऐसी सजेस्ट की जाती है तो वो मैंडेटरी नहीं की जाती। उसमें ये मोटिवेट किया गया कंपनीज को कि वो उसको खुद से जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल करें। करते कराते, however, the company law review in the UK proposed that all UK companies over a certain size should publish an OFR, and in 2005 a statutory instrument was published that would require listed companies to publish an OFR। तो ये सब हो गई, थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू के बारे में। अब हम थोड़ी बहुत इसको डिफाइन भी कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू क्या होता है। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू इज वेरी सिंपल, दैट द OFR शुड बी प्रिपेयर्ड सो एज टू असिस्ट मेंबर्स and specifically and clearly these are shareholders to assess the strategies adopted by the entity and the potential for those strategies to succeed. Remember here the word strategies here used is in very generic term, and there are strategies, specific strategies like strategies suggested by Michael Porter and some like cost leadership and differentiation and some mixed strategies, but here the word strategies is being used in a very generic term। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म के लायाम और उसने इख्तियार किया है, क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, जो है वो एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, इनोवेट कर रही है, रिसर्च एंड डेवलप कर रही है, वगैरह वगैरह।
So addressing some of the traditional limitations of the financial statements in that it specifically examines future business developments. So इसका मकसद दूसरे मकसद के तौर पे ये बात भी डिस्क्राइब की जा सकती है कि ये जैसे कि पहले डिस्कस हुआ प्रीवियस स्लाइड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनको एड्रेस करते हुए उसको कवर अप करते हुए उस पर काबू पाते हुए ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू कुछ मखसूस जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करती है और डाटा प्रोवाइड करती है जो कि फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स और डेवलपमेंट्स के बारे में जो है कुछ बात करती है. सो नाउ वी कम टू the principles being applied in the OFR. So we are going to discuss the principles which are being set by ASB, principles for the preparation of an OFR. यानी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू को कुछ प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर सेट आउट किया जाएगा और उसमें क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या उसमें जो है वो उसूल होंगे जिसके तहत जो है वो उसको बनाया जाएगा, वो ये है. First of all, set out an analysis of the business through the eyes of the board of directors. यानी बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बिजनेस को किस तरीके से देखते हैं कि वो पिछले माजी में क्या था और मुस्तकबिल में वो किस तरफ जा रहा है और उसने क्या जो है वो रेवेन्यूज अर्न किए, क्या प्रॉफिट्स कमाए वगैरह वगैरह. और फोकस ऑन द मैटर्स दैट आर रेलिवेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स. और उसमें फोकस इन चीज़ों पे किया जाएगा कि शेयर होल्डर्स के मफाद के हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाए, उनकी जो है दिलचस्पी की, इंटरेस्ट की क्या चीज़ें हैं उस हिसाब से जो है OFR को डेवलप किया जाए. तीसरा पॉइंट ये है कि इट शुड हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन. जैसे कि शुरू से ही बात चली आ रही है कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हो सकती. तो इसमें OFR में एक फॉरवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन होनी चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए और इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा आइडेंटिफाइंग दोज ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स रेलेवेंट टू द मेंबर्स असेसमेंट ऑफ द करंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. और इसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके हिसाब से क्या फैक्टर्स हैं जो कि फ्यूचर परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस के बारे में सबसे अहम है और बिजनेस की प्रोग्रेस के हवाले से बहुत अहम है और जो कि बिजनेस की जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हवाले से बहुत अहम है. तो ये फॉरवर्ड लुकिंग इसमें ओरिएंटेशन होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए. इन चीज़ों के जवाब दिए जाने बहुत ज़रूरी है. इसके अंदर इसको कम्प्लीमेंट किया जाए एज वेल एज सप्लीमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू एनहांस द ओवरऑल कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह से कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट किया जाए कि इससे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में जो है वो एनहांसमेंट आए, वो उसमें बेहतरी जो है वो सामने आए. तो इसके बाद हम आते हैं ई पॉइंट पे, दैट इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अंडरस्टैंडेबल, सो के बी बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल, डीलिंग even handedly both with good and bad aspects. यानी इसको बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें उसमें बताए चले जाएं और ये कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमारे मंसूबे हैं, हम ये कामयाबी हासिल कर लेंगे, वो कामयाबी हासिल कर लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. उसके अंदर जो अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनको भी शो करना ज़रूरी है. तो और जो कुछ भी इसमें OFR में जो है वो मेजर्स यूज़ किए जाएं परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के, मालूम करने के कि परफॉर्मेंस कैसी थी, तो उन मेजर्स को कंपेरेबल होना चाहिए ओवर टाइम. ये नहीं कि अगर कुछ मेजर्स देखे वो एक साल में कुछ और यूज़ किए हुए हैं और उससे अगले साल में कुछ और कर दिए गए हैं ताकि इससे शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स हैं उनको जो है कंपेयर करने में सहूलत रहे. तो यहाँ तक हमने जी इसके डिस्कस किए प्रिंसिपल्स और